तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज़ आ रही है? चलिए आवाज़ आ रही है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। तो चलिए जवाब देना है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा? तो चलिए देखो, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी क्या हुआ था, देशव्यापी विरोध हुआ था, है ना। उसी में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। 1919 में ही सत्याग्रह सभा की भी गठित की गई थी। मतलब रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद आपका हो जाएगा 1919 में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई हुई थी। तो बताइए शेर शाह की मृत्यु, शेर शाह की मृत्यु हुई थी जब आपके कलिंजर अभियान के दौरान, है ना, किले की दीवार में जो गोला था, है ना, वो टकरा कर वापस लौटा था और 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बन जाएगा सी, कलिंजर के किले में, है ना। ऑप्शन बन जाएगा क्या? सी नंबर। अगर पूछे कि शेर शाह का जो कह सकते हैं कि कब्र है वो कहाँ पर है, तो सासाराम पे है। सासाराम कहाँ पड़ता है? सासाराम पड़ता है आपके बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो 2 ही पॉइंट आपसे पूछा जाता है। एक और पूछ सकते हैं, इसका नाम तो फरीद इसका नाम था पहले का। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुलकेशन सेकंड किसका महानतम शासक था। पुलकेशन सेकंड किसका महानतम शासक था, अर्थात कहाँ का महानतम शासक था। तो यहाँ पर हो जाएगा चालुक्य वंश का। कहाँ का? चालुक्य वंश को, चालुक्य वंश को हम लोग वातापी वंश भी कहते हैं, याद रखिएगा। चालुक्य वंश को वातापी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। यहाँ पर जिसके जवाब डी आ रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। चलिए 4 नंबर का काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ चुके हैं कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेस। कौन पढ़ा था? तो आपके जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी। बताइए ऐसा कौन सी ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद और मंत्रों की रचना किया है, इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका ये विदुषी नारी थी कौन? तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा ऑप्शन ए, आपका लोपामुद्रा। याद रखिए यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। जो आपकी लोपामुद्रा है ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। याद रखिए लोपामुद्रा जो आपकी हैं, आपने अगस्त ऋषि नाम सुना होगा, उनकी क्या है, ये पत्नी आपकी हैं। इन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा और विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि आपके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसे नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा इनमें से कौन था। तो चलिए खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जो पराजित किया गया था, कौन सा राजपूत राजा था। चलिए यहाँ पर देखो 6 नंबर में भी काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं। यहाँ पर राणा सांगा, है ना, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर राणा सांगा। और कब हुआ था खानवा का युद्ध? तो आपके 1527 में। कब? 1527 में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था। याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित किया था। तो याद रखिएगा कि खानवा के युद्ध में ही बाबर ने यहाँ पर जिहाद का नारा सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको एक क्वेश्चन से मिल सकती हैं, है ना। यहाँ पर दिया है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। नौजवान सभा भारत किसने स्थापित किया 7 में। तो यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? तो याद रखिए भगत सिंह ने। कौन? भगत सिंह ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। भगत सिंह ने कब किया था? तो आपके 1926 में किया था। और इनके सहयोगी में देखा जाए तो आपकी छबील दास और आपकी यशपाल भी शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया है। तो ये बताइए अंग्रेजों के विरुद्ध इनमें से किसने भाग नहीं लिया था 8 नंबर में। तो देखिएगा 8 नंबर में यहाँ पर जवाब कुछ लोग दे रहे हैं। देखो दिया टाटा टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और आपका टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर देखिए टीपू सुल्तान का संबंध आपके 1857 के समय से है ही नहीं, है ना। यहाँ पर आपको पता है कि जो टीपू सुल्तान है वो आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे। और कब? तो आपके 1799 में भाई टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर 1857 की कोई बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। तो ये बताइएगा कि जो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इसकी जो बैठक हुई थी कहाँ पर बैठक हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग थे और आपके कांग्रेस दोनों एक आपस में मिल गए थे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने के लिए यह देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था। मतलब देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र रूप से क्या हो गए, इनका निर्माण हो गया। और इनके देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय आपसे पूछा गया है। क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन को देखो घुमाया गया है ना।
क्वेश्चन को घुमाकर दिया गया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि वैसे आपने भारत का पढ़ा है। अब यहाँ पर दोनों को दे दिया है तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे बी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि भारतीय शब्द भी आपको लगा दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में जवाब देना है और डेल्टा का आ रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर राइट करते हैं ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसकी आकृति है एक त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। सुएज नहर जो आपकी है किस किस को जोड़ती है, यहाँ पर कौन से सागर को जोड़ती है। चलिए 12 नंबर में यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है। यहाँ पर 12 का ऑप्शन बनेगा कौन सा। सुएज नहर का निर्माण अगर पूछे तो कब हुआ था, तो आपके 1859 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, 1859 में इसका निर्माण हुआ था। और इसमें से कह सकते हैं बनकर जो तैयार हुई थी ये 1800 कह सकते हैं कब, तो आपके 69 में ये आपकी बनकर तैयार हुई थी और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न रेगिस्तान के उनके स्थानों को सही ढंग से आपको सम्मिलित करना है। कौन सा रेगिस्तान कहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा, देखो कालाहारी कहाँ पड़ता है, तो आपके अफ्रीका में पड़ता है ना, अफ्रीका में, ऐसे याद रखिएगा कालाहारी जो कि सबसे बड़ा आपका है ना। और काले लोग कहाँ पर, अफ्रीका में, है ना। आटाकामा, और आटाकामा कहाँ पर आपके है, तो आपकी चिली में, चिली कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। मतलब इसका 3 हो गया था और आटाकामा का हो जाएगा दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। थार का मरुस्थल आपके भारत में अर्थात आपके एशिया हो जाएगा, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। और आपका दिया है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर पड़ता है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा इसका पड़ता है आपके विक्टोरिया में, तो इसका हो जाएगा आपका 2। मतलब आपके पास ऑप्शन मिल गए हैं 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, कहीं पर 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो चलिए बताइएगा वायु में जो मात्रा होती है ये सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, लेकिन काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बताइए भाई वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा होती है ये तो बहुत ही कम होती है ना, हमने कल बताया था 0.03 होती है ना। यहाँ पर जो भाई ऑप्शन आपका कौन बनेगा, सी नंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, सर्वाधिक आपकी होती है नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो चलिए पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है और ये भारत की नहीं आपके विश्व की सबसे पुरानी है, कौन सी, अरावली श्रेणी। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये आपकी गुजरात से लेकर आपकी दिल्ली तक आपकी है ना। अगर पूछे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी है, गुरु शिखर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके थे कौन थे। तो सबसे पहली बात ये वित्त आयोग का जो आपका है ये गठन किसमें हुआ है, तो आर्टिकल 280 में इसका गठन किया गया, अर्थात इसमें जिक्र किया गया है, क्योंकि 5 वर्षों के इसका कार्यकाल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जवाब जो बन जाएगा ऑप्शन आ रहा है 16 नंबर में, बी नंबर केसी नियोगी, है ना। कौन से, तो आपके केसी नियोगी थे, याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। अब तक आपके 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, जो कि आपको याद होगा करंट अफेयर में पूछा जाता है। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है, तो आपके एनके सिंह, कौन, एनके सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कृषि आय पर जो कर लगाया जाता है किसके द्वारा लगाते हैं। चलिए यहाँ पर 17 का जवाब देना है कि कृषि आय, देखो और कृषि से रिलेटेड आपका दिया है तो क्या हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। याद रखिएगा कृषि पर आय मिलना है तो क्या होगा, तो आपके राज्य सरकार के द्वारा करेंगे, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है, नई आर्थिक नीति जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो ये आपके कह सकते हैं उदारीकरण, निजीकरण और आपके विश्वव्यापीकरण। मतलब आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ये सभी आपकी हैं जो आपकी प्रक्रिया शुरुआत है। अगर पूछे इसकी शुरुआत कब हुई थी, है ना, नई आर्थिक नीति, तो आपकी 24 जुलाई 1991 में इस नीति का आपका आरंभ हो गया था। इसके 4 आपके स्तंभ है, कौन से, उदारीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण, ठीक है ना, और एक जो आपका है वैश्वीकरण, ये आपके 4 स्तंभ होते हैं। अगला दिया गया है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए, ये बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उद्योगों को बढ़ावा मिला था। तो देखो पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा मिला था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आपकी कह सकते हैं उद्योगों को बढ़ावा मिला। मतलब पहला ही जवाब आपका हो जाएगा। हमने ये भी बताया था कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है पूछा जाता है किस मॉडल पर आधारित है, तो आपकी पीसी महालनोबिस में, किस पे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आपकी आधारित थी, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य था कि आपके औद्योगिकरण को बढ़ावा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में से सी का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पर दिया है सीबीएस में जो आपका होता है, देखो कोर बैंकिंग, है ना,
कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है ना। तो इसी में पूछा गया है आपके सी का, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा 20 नंबर में, आपका ये नंबर हो जाएगा कोर, इसका नाम हो जाएगा क्या होता है, कोर होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव किसने शुरू किया था या किसने रखा था। तो चलिए यहाँ पर त्रिस्तरीय से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, पक्का आपका है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ये आपके बलवंत राय मेहता समिति है। कौन आपके, तो भाई बलवंत राय मेहता समिति है, जिसकी सिफारिश पर मतलब कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन आपका हो सका सबसे पहले। तो आपके कहाँ पर, तो आपके कह सकते हैं राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो आपकी न्यायपीठ है ये आपके कहाँ पर स्थित है। 22 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा आपके जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में। याद रखिए नर्मदा नदी जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है वो आपके जबलपुर में ही बनाती है। ठीक है, जबलपुर में ही बनाती है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि इस न्यायालय की जो खंडपीठ है, इस न्यायालय की जो खंडपीठ है वो आपकी कहाँ पर है, तो एक खंडपीठ है आपके ग्वालियर में। कहाँ पर आपके, एक आपके ग्वालियर में पड़ती है, और इसकी दूसरी खंडपीठ है आपके कहाँ पर, आपके इंदौर में। कहाँ पर है आपके, इंदौर में। अब आपने सुना कि यहाँ पर खंडपीठ क्या है, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का आपका कौन सा है, तो आपका इलाहाबाद है ना। अगर पूछे इलाहाबाद या प्रयागराज, इसका खंडपीठ कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में इसका खंडपीठ आपका है ना। कुछ आपके जो न्याय होते हैं आपके लखनऊ में भी हो जाते हैं काफी क्षेत्र के, तो ये खंडपीठ होते हैं, इसके सहयोगी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें जो कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में आपकी हैं, मतलब पूछा है महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं। तो चलिए 23 का जवाब क्या बनेगा। याद रखिए महाराष्ट्र में कुल आपकी 19 सीटें हैं जो कि आपकी राज्यसभा की हैं। यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में 48 सीटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। तो चलिए 24 नंबर का जवाब काफी लोगों ने बहुत स्पीड के साथ दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं संपत्ति का अधिकार, ये आपके 44वें संविधान संशोधन आपके 1978 में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसे इस सूची से हटा दिया गया था और आर्टिकल आपके 300 के का में इसे एक विधिक अधिकार कर दिया गया है। कैसा है, विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, मतलब भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश इनकी जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो चलिए यहाँ पर 25 नंबर का जवाब आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर, मतलब बिल्कुल अब आप लोग क्लियर हो गए हैं और आप लोग जान गए हैं कि नहीं आपके 8 ही आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके 28 राज्य हैं, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। जो तारे होते हैं टिमटिमाते हैं, इसका रीजन क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। तो चलिए 26 का जवाब क्या बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब रहा है अपवर्तन के पश्चात, मतलब यहाँ पर आपको जो 26 का नंबर का जवाब बनेगा वो बन जाएगा डी नंबर वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं, है ना, और वहां तक पहुंचते हुए जो आपको कह सकते हैं कि रात में तारे क्या होते हैं, इसे चमकते आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि कई प्रकार की वायुमंडलीय परतें होती हैं और अपवर्तन होता रहता है इस वजह से। अगला क्वेश्चन दिया है पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक आपका कौन सा है। हमने यहाँ पर साइंस की क्लास में बताया भी था कि अगर एक मॉडल पेपर में आपके 5 आपके साइंस के हैं, तो कोई भी हम यहाँ पर अगर साइंस की क्लास लेते हैं तो हर एक में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो साइंस वाली अगर क्लास आपने नहीं पढ़ा है तो साइंस वाली क्लास से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ये बताइए पीतल मिश्र धातु है, इसमें से क्या मिलाया जाता है पीतल में। तो देखिए पीतल जो होता है तांबा और जिंक, क्या होता है, तांबा और जिंक का प्रयोग किया जाता है जो कि आपके पीतल में है। तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर तांबा और जिंक अर्थात जस्ता, जिंक को ही जस्ता कहा जाता है और इसका उपयोग सोने की तरह चमकने के कारण सजावट में भी किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 28 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी विनाइल क्लोराइड। कौन सा बनेगा, विनाइल क्लोराइड ऑप्शन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो पतली चादरें होती हैं, फिल्म होती है, शरबती सीट होती हैं, बरसाती जो सीट होती हैं, है ना, कवर होते हैं, इनके बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। देखो विटामिन B1 जो होता है ये होता है थायमिन, है ना, क्या होता है, थायमिन, मतलब इसका 3 हो जाएगा। विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन कहाँ पर है, ये आपका दिया, इसका 4 हो जाएगा। विटामिन B6 होता है पैराडॉक्सिन होता है, मतलब इसका जो आपका बन जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। और विटामिन B12 जो होता है ये साइनोकोबाल्मिन होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 3 4 1 2 कहां पर है 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। यहाँ पर देखो दिया ईसीजी, ये जो दर्शाता है किसकी, मतलब इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। किसके, हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है। चलिए, दैवज्ञ का अर्थ आपसे पूछा गया है, दैवज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 36 नंबर में। चलिए 36 नंबर में यहाँ पर भाग्य होता है। क्या होता है, देव, देव जैसे आपका होता है देव, है ना। तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा बी। यहाँ पर देखो ज्योतिषी, क्या यहाँ पर दैवज्ञ का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा, ज्योतिषी हो जाएगा। जैसे देव का अर्थ होता है भाग्य और दैवज्ञ का अर्थ होता है क्या, भाग्य जानने वाला। और भाग्य जानने वाला कौन होता है, तो आपका ज्योतिषी होता है ना। तो इस प्रकार से इसे डिफाइन करेंगे, है ना। कैसे, देव का अर्थ होता है भाग्य और दैवज्ञ मतलब होता है भाग्य जानने वाला, और भाग्य जानने वाले कहते हैं ज्योतिषी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन दिया है, लेखक और उसकी कृति युग्म में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा गलत दिया गया है। बोलगा से गंगा, ये आपके राहुल सक्रात्यायन की है ना। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। आर्यों का आदेश, ये संपूर्णानंद की है ना। यहाँ दिया है दर्शन दिग्दर्शन, ये दिया है रामचंद्र शुक्ल की है। तो भाई रामचंद्र शुक्ल की आपकी नहीं है, ये आपके राहुल सक्रात्यायन की। किसकी है, राहुल सांस्कृत्यायन की है। तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में देखा जा सकता है, मिल भी सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर आशीर्वाद जो लिखा जाता है किस प्रकार से। चलिए, आशीर्वाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। तो जवाब बिल्कुल सही है, आशीर्वाद इस प्रकार से आपका राइट लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म जो आपका है एक विसर्ग संधि है, बना जाएगा क्या, पुनः धन जन्म। क्या बनेगा, पुनः धन जन्म बनेगा। और कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये नंबर आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब लगभग देखा जाए सभी के जवाब यहाँ पर हिंदी के बिल्कुल 100% आपके क्लियर आपके हैं। श्री गणेश शब्द का विलोम पूछा गया है, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इतिश्री, है ना। क्या हो जाएगा, श्री गणेश होता है, इतिश्री होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। वहीं पर अध का विलोम इति होता है ना। अध का विलोम क्या होता है, यहाँ पर इति होता है। और इल्याम से जो आपका होता है कोई संबंध इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो गया बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान यहाँ पर आपको करना है। कौन इसमें से आपके हैं, इनमें से देखिएगा कि ये जो आपका मंत्री वाला कह सकते हैं क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट जरूर करिएगा। इनमें से कौन मंत्री कैसे आपके संबंधित हैं, तो इसे आप लोग नोट करिएगा। देखो धर्मेंद्र प्रधान, इनका जो संबंध है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। कौन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री आपके हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री आपके हैं। और किरण रिजिजू जो आपके हैं ये किससे संबंधित हैं, तो ये आपके हैं कानून से। का से किरण रिजिजू और का से कानून और न्याय मंत्री। तो कानून और न्याय मंत्री कौन हो गए हैं, तो किरण रिजिजू हैं। और ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ये आपके क्या हैं, तो सिंधिया आपके किसे हैं, तो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री से है। तो इसका जो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब आपका जो जवाब बनेगा इसमें से कौन बन जाएगा, तो 2 1 4 3 पहला इसका जवाब आपका राइट हो गया है। तो देखो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिएगा। इसका जवाब जो है वो पहला ही जवाब है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता एनेक्स स्विस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो देखो ये टेनिस प्रतियोगिता है, नाम क्या है, एनेक्स स्विस ओपन 2021। महिला एकल वर्ग का जो खिताब जीता है किसने जीता है। यहाँ पर 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चलिए 52 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर, ये आपके कैरोलिना मारिन है। कौन है आपकी, कैरोलिना आपकी कह सकते हैं मारिलिन है, जो कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर राइट इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2021 में कौन सा भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया है। बताइएगा कौन सा आपका बैंक है जो इस बैंक का अर्थात आपके NGFS का सदस्य बन चुका है। तो 53 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आपका है, RBI है। कौन है आपका, RBI है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपके 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। वन प्लेनेट समिति की गठन की गई थी 2017 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2021 में G7 राष्ट्रों का 37वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो G7 से संबंधित आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाए क्या,
तो आपका जवाब आ रहा है कार्बिस बे कार्नवालिस, मतलब यहाँ पर आपका यूनाइटेड, इसका जवाब जो बनेगा 54 का बी हो जाएगा कार्बिस बे कार्नवाल। ये आपके कहाँ पड़ता है, तो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। अगर पूछे कि अतिथि के रूप में आपके कौन शामिल थे, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और आपका दक्षिण अफ्रीका, ये इनमें से क्या थे, आमंत्रित थे, क्योंकि भैया सदस्य हैं, उनके यहाँ जाएंगे तो क्या होंगे, वो अतिथि तो कहलाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन इस्टफटंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो देखिए एक सूचकांक आपके सामने और भी दिखाई पड़ गया, एक नया सूचकांक आपके सामने प्रेस किया गया है, और इसमें से जो आपका स्थान है 122 स्थान है, 120 नंबर में आपका स्थान है, कौन सा है, विकास लक्ष्य सूचकांक, और आपका डैशबोर्ड 2021 में ये स्थान मिला है 120 नंबर का इसे स्थान मिला है। क्लियर हो गया है इतने पॉइंट में, ठीक है। चलिए आते हैं, अच्छा इसमें से देखा जाए तो आपके 3 देश आपकी शीर्ष में है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, इसके बाद स्वीडन, इसके बाद डेनमार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है डगमारा जल विद्युत परियोजना है, और इसका निर्माण जो किया जाएगा वो किस नदी पर किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका जवाब हो जाएगा 56 में, कुछ लोगों ने जवाब दिया है कोसी नदी पर किया जाएगा। याद रखिए डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर आपको किया जाएगा, तो आपका जवाब सी नंबर आपका कोसी नदी पर किया जाएगा। बिहार में एक जिला पड़ता है सुपौल जिला, ठीक है, कौन सा है, सुपौल जिला है, आपकी सुपौल जिले में कोसी नदी पर किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगर आपसे यहाँ पर मई 2021 में किसे टेम्पलटन पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए पुरस्कार का नाम क्या है, टेम्पलटन पुरस्कार नाम का दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो आपका दिया जाएगा किसे, 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर जेन गुडाल को, डॉक्टर जेन गुडाल जो कि यूपी के यूके के, कहाँ के, ये यूके के हैं भैया, है ना, कहाँ के हैं, यूके के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और प्राकृतिक संरक्षणवादी हैं, है ना, इन्हें ये पुरस्कार आपका दिया गया है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, और बस उसी लिए आपका दिया गया है, इन्होंने चिंपैंजी समाज का अध्ययन किया है इन्होंने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जून 2021 में किस वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फैमिलिया नामक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। जो आपके लापता व्यक्ति हैं उनके लिए ये आपका डाटाबेस लॉन्च किया गया है, नाम है आई फैमिलिया, और नाम क्या है, यहाँ पर किस संगठन ने किया है ना, किस संगठन ने किया है ये पूछा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा इंटरपोल संगठन ने। कौन है, तो भाई ये काम जो करती है वो कौन, तो इंटरपोल सदस्य, मतलब कि जो संगठन है वही आपकी करती है ना, ताकि जो लापता व्यक्ति है उनके क्या किया जाए, पहचान की जा सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे मुलाग मेडल पाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर आपका कौन सा है। तो चलिए बताइए भैया, यहाँ पर मुलाग मेडल पाने वाला पूछा गया है, ये विश्व का पहला क्रिकेटर है। तो यहाँ पर 59 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये है अजिंक रहाणे। एक से एक नए नए आपके नाम मिलते हैं, मतलब कह सकते हैं एक से एक पुरस्कार हैं, एक से एक रिपोर्ट हैं, इतने रिपोर्ट हैं कि बच्चे पढ़ते पढ़ते पकड़ा जाते हैं करंट अफेयर में ही, है ना। देखिए अजिंक रहाणे दिया गया है 59 में, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पहले आपके क्रिकेटर हैं, है ना। और इस मेडल का नाम पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई कप्तानी जानी मुघाल के नाम पर रखा गया था, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया के वो जो कप्तान थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जानी मुलाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2021 में किस मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का निधन हो गया, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में जूनियर तानसेन के नाम से भी बुलाया जाता है। देखिए भाई यहाँ पर जूनियर तानसेन के नाम से किसे पुकारते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां को, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन आपका बी, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां हैं, जिन्हें जूनियर तानसेन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत सरकार ने इन्हें 1991 में पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे, चलिए राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न का मिलान कीजिएगा। यहाँ पर देखो कुछ आपकी मुद्राएं दिए हैं और आपके देश दिए हैं, स्ट्रैटेजी के हमने आपको पढ़ाया है, अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, तो बांग्लादेशी टका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। और म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की आपकी क्या है, तो वर्मीज, क्या बर्मीज या कह सकते हैं क्यात कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यात बोलेंगे, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा को वर्मीज या कह सकते हैं क्यात के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है मालदीव। मालदीव को क्या होता है, तो मालदीपियन रुपया, क्या मालदीपियन रुपया है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर है, इसका आपका हो जाएगा। और भूटान की क्या हो जाएगी, तो आपका निगुट्रम, है ना, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ए नंबर। तो थोड़े से नए नाम आपको देखने को मिल रहे हो, थोड़े परिवर्तित नाम आपके दिए हैं, तो इसी नाम को इसी प्रकार से आप नोट करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर दिया है सी, और इसके बाद क्या है आपका ये डी है,
CDBA यहाँ पर कौन सा बनेगा? CDBA आपका जवाब यहाँ पर बन जाएगा कौन सा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है किस भारतीय राज्य में गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ये बताइएगा किस राज्य में जो आपका गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, ये आपके कहाँ का है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है और इस प्रश्न का जवाब आपका इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो यहाँ पर 62 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपके असम का है। याद रखिएगा, गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, कहाँ का है? तो आपके असम का है। कहाँ का है? असम का सांस्कृतिक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कर आपसे वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ की लेखक आपकी कौन है? यहाँ पर एक पुस्तक दी गई है, वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ, इस लेखक पूछा गया है और यहाँ पर आपका हो जाएगा सुधा मूर्ति है। कौन? सुधा मूर्ति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सुधा मूर्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है और काफी लोग कह रहे हैं हम लोग इस प्रश्न को जानते भी हैं। तो देखो हैदराबाद में है और हैदराबाद में अगर बात करते हैं तो नाम क्या हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कलिंग पुरस्कार किस संस्था या संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भाई कलिंग पुरस्कार बताइएगा किस संस्था के द्वारा होता है? ये यूनेस्को द्वारा 1991 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक के अध्यक्ष के रूप में आपके बीजू पटनायक के अनुदान से ये स्थापित किया गया था। तो 65 का ऑप्शन में से क्या बन जाएगा? डी नंबर, ये आपके यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? 8 मई जो मनाते हैं ये किस रूप में मनाते हैं? आप सभी को पता होगा, रेड क्रॉस दिवस के रूप में। किसमें? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वह मार्च के द्वितीय सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जानते हैं? ये बताइए, भारत में एक आपका शहर है जिसे हम लोग बोलते हैं शून्य मील केंद्र। क्या नाम दिया है? शून्य मील केंद्र है। अब बताइएगा इस प्रश्न का जवाब इनमें से क्या हो सकता है? जीरो मील सेंट्रल के नाम से इसे जानते हैं। चलिए महाराष्ट्र यहाँ पर जवाब बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा महाराष्ट्र, है ना। अब महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये कौन सा है? तो बताइए भाई, यहाँ पर आपका नागपुर। नागपुर जो आपका है ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी नंबर। यहाँ पर जो आपका नागपुर है इसे शून्य मील केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो सर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? यक्षगान आपके कर्नाटक का लोक नृत्य है ना, कर्नाटक का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है ना। और यक्षगान कर्नाटक का एक ऐसा पारंपरिक नृत्य आपका है। अगला दिया है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? गुदई महाराज का नाम दिया गया है, अगर पढ़े होंगे। ये आपके कह सकते हैं किस घराने से संबंधित है? तो आपके बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं, है ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा तबला से। क्या कुछ कह रहे हैं? तबला से। मतलब आपका जवाब यहाँ पर 69 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए नंबर। ये तबला वादक है। कैसे हैं आपके? तो आपके गुदई महाराज का संबंध आपके तबला से आपका है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत भारती के लेखक इनमें से कौन है? भारत भारती के जो लेखक है आपके कौन है? चलिए यहाँ पर 70 का जवाब आ रहा है, ए नंबर आपके मैथिली शरण गुप्त। तो बिल्कुल जवाब सही है, मैथिली शरण गुप्त आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला यहाँ पर आपको दिया गया है, हाँ यहाँ पर गद्यांश दिया गया है लोभ के बारे में, है ना। लोभ के बारे में दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर इसे ना भी पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सनिग्ध उपभोग से जी नहीं भरता है। मतलब लोभ के बारे में है। इसका लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे, मतलब कह सकते हैं कि अगर ना पढ़ा जाए तभी इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे आसानी से, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? इसमें क्या कारण हो सकता है? तो देखिएगा कि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है ना। आपने देखा है कि जो कह सकते हैं लोभ ऐसी चीज होती है कि उसके पास जितनी चीज होती है उसमें वो प्रसन्न नहीं होता है ना, उसका मन कभी भरता नहीं है। अगला दिया गया, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो भाई गद्यांश में क्या बताया गया है? तो लोभ किया गया है और असंतोष, लोभ और असंतोष के बारे में दिया गया है। अगला दिया है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना जाता है? और भैया असंतोष है मतलब यहाँ पर अभाव कल्पना से उत्पन्न जो आपका होता है इसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपके गद्यांश में शब्द दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दिया गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये जब आप पढ़ेंगे तभी तो कर सकते हैं ना, ये तो तभी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया सात्विक जीवन का अंग किसे कहा जाता है? तो ये आपको हमेशा याद रख लेना, हो सकता है जीके से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, मिल भी सकता है। सात्विक जीवन किसे कहते हैं? तो ये सात्विक जीवन किसे कहते हैं? तो आपके संतोष, जो लोग संतोष कर ले वही होता है क्या? सात्विक जीवन होता है, सात्विक जीवन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका अगला गद्यांश दिया गया है। अगले गद्यांश में दिया गया, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है।
जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहन करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है। देखिए, विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है। उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अल्पत्य होती हैं। पूंजी का परिचयता कार्य मार्क जीवन भर निर्धनता से जूझता रहता है। ठीक है, मतलब ये भी आपका है जिसे आप पढ़ेंगे आसानी से इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पढ़ोगे, ऑफलाइन पेपर होगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। ठीक है, तो ये गद्यांश आपके यहाँ पर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं हाँ गद्यांश के साथ ये टेस्ट भी। तो चलिए